Hello, dear students. How are you? I hope you are all doing good. So, today we are going to start our GIT Physiology, a brand new unit. And this unit is a little bit fuzzy. इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी क्रैमिंग ज़्यादा है। एक दो बातें मैं आपको बता दूं। पहला ये कि द इंफॉर्मेशन विच आई हैव रिटन इन दीज स्लाइड्स इज टेकन फ्रॉम द गाइडन। और दरमियान में जैसे जैसे पढ़ाते हुए कोई इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आएंगे तो वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। इसके अंदर मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने गाइडेंस इंफॉर्मेशन उठाई है, लेकिन ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कीमती है। So starting from the chapter number 1 of your GIT physiology, which is about the general principles of the GIT physiology. And trust me कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं आया, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या आपका पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम हो, कि जिसके अंदर इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना उठता हो। आइदर दैट इज एमसीक्यू और एससीक्यू। ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू ऑल नो माय नेम इज डॉक्टर अली जैन। आई एम नोटेड physiologist and physician. So let's get started. So this is the mind map of this chapter. और बेहतर है कि आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हो इस तरह का उसका माइंड मैप बना लिया करें। उसमें ये होता है कि पूरी की पूरी ये जो है इस चैप्टर का जितना भी क्रक्स है वो इस सारा का सारा इसमें लिखा हुआ है। अब ये जितने भी बॉक्सेस हैं इनको वन बाय वन हम जो है वो क्रैक ओपन करके देखेंगे, और इस तरीके से जैसे ये बॉक्सेस पूरे होंगे आपका चैप्टर भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो जी सबसे पहले ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का जो आपकी जीआईटी फिजियोलॉजी है, इसका हम एक सिंपल सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बेसिकली इस पूरे के पूरी जीआईटी की फिजियोलॉजी में हमने पढ़ना क्या है। और ये मैं एक ओवरव्यू आपको पहले दे देता हूँ। सो यू नो कि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो, फॉर एग्जांपल आपने जो है एक पिज़्ज़े का बाइट ले लिया, ठीक है। अब आप जैसे ही पिज़्ज़ा खाते हो तो आपके टीथ क्या करते हैं कि फ़ौरन से क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग शुरू कर देते हैं उस फूड पार्टिकल की। और साथ के साथ क्या होता है कि आप फिजिकल मैस्टिकेशन करते हो। डाइजेशन कोई नहीं हो रही होती, लेकिन आप मैस्टिकेशन करके, च्यूइंग करके आप उस पिज्जे के जो एक आपने बाइट लिया है उसको फिर आप छोटे छोटे पिज्जाज में कन्वर्ट कर देते हो। समझ रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे जर्रात होते हैं। फिर क्या है कि जी यही माउथ में आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले। इसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ठीक है, ये तीन ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये सिक्रीशंस वो जो पिज़्ज़े के छोटे छोटे स्लाइड्स जो पीसीज हैं जो कि आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये यहाँ से जो आपके पास सलाइवा है वो इसके अंदर इन फूड पार्टिकल्स के अंदर एंटर होता है। और ये यहाँ पर दो काम करता है। नंबर वन, ये फूड को मॉइस्ट कर देता है। नंबर टू पे ये क्या करता है कि उसको बॉल लाइक बना देता है। बॉल लाइक बनाते हैं तो हम उसको बॉलस कहते हैं ना, याद आया। सो एक बोलस की फॉर्म में ये पूरा का पूरा पिज्जा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। देन ये बोलस जो है फेरेंक्स में आता है। फेरेंक्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्वेलमिंग कहते हैं। स्वेलमिंग के जरिए से आप इसको इंगल्फ करते हो। देन ये आ जाता है एसोफेगस में। दिस एसोफेगस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। दिस एसोफेगस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इन सब की डिटेल्स को हमने वन बाय वन बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो एसोफेगस बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही वो बोलस यहाँ पे आता है तो एसोफेगस का जो प्रोक्सिमल पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट बेसिकली स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है। और जो इसका डिस्टल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। And the midway between the proximal and the distal part, this midway of the esophagus is formed by the mixture of these two muscle tissues, either skeletal and smooth muscle. तो इन दोनों के मिक्सचर से जो मिडिल पार्ट है वो इससे बना हुआ होता है। सो skeletal slash voluntary and smooth, it is involuntary. तो बेसिकली जो एसोफेगस का लोअर पार्ट है ये आपके पास इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। ओके। देन क्या होता है कि फूड एंटर हो जाती है स्टमक में। स्टमक में फिर आपके पास डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, डिफरेंट सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें गॉबलेट सेल्स हैं, जिसमें चीफ सेल्स हैं, जिसमें ऑक्जेंटिक सेल्स हैं। ठीक है। तो ये इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या काम करते हैं। देन फूड आ जाती है नीचे, आके एंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर डुओडेनम आ जाता है। डुओडेनम को आप जानते हो कि यहाँ पर जो है वो गाल ब्लेडर की सिक्रीशंस भी इस डुओडेनम में एंटर होती हैं, नंबर वन। नंबर टू पे जो लिवर है इसकी सिक्रीशंस भी डुओडेनम में एंटर होती हैं। और नंबर थ्री पे ये जो आपके पास पेंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस भी वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं डुओडेनम में। बेसिकली इन सिक्रीशंस का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती हैं कि फूड की जो फूड पार्टिकल स्टमक में, हालांकि इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, बल्कि स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है सबसे ज्यादा उसकी डाइजेशन होती है। तो जो फूड है वो यहाँ पे आती है। यहाँ पर आके जो फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड है वो डुओडेनम के अंदर होती है। ठीक है। यानी इसके अंदर जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं
या हेक्सामर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके और उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है डुओडेनम के अंदर। और फूड जब डुओडेनम से पास होकर आपके पास नीचे जेजुनम प्लस आइलियम पड़ा हुआ है। अब जेजुनम और आइलियम के लेवल पे जब फूड आती है तो यहाँ पर बेसिकली फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। जितने फूड पार्टिकल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, जितने आपके पास शुगर्स हैं और इवन फैटी एसिड्स, कुछ ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं कुछ नीचे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये मेजर पोर्शन है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है फूड की। देन क्या होता है कि ये जो फूड है ये यहाँ से निकलते हुए आइलियम से एंटर हो जाती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली जो फूड है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादातर जो सॉल्ट्स हैं वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर जो है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा जो है वाइटामिन्स, वाइटामिन्स की भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है कहाँ पे, सॉरी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गट के फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो वाइटामिन्स हैं, जैसे कि वाइटामिन के हो गया, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, फिर उसकी भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। देन फूड गुजरते हुए यहाँ से मतलब कि आपके पास असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मॉइड कोलोन और उसके बाद नीचे जो है रेक्टम आ गया। नाउ द फूड, नाउ दिस these waste products are stored in the rectum and you poop that pizza out through this opening which is called as the anus. So this is the whole story कि जिसके अंदर आपने किस तरह पिज्जा खाया और किस तरीके से वो पूरी की पूरी डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इसका मतलब कि ये इसके जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो बाकी ये है कि इन स्ट्रक्चर्स को एक एक करके बाद में भी आप स्टडी करोगे। दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। तो अब प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं। अब ये है जी जीआईटी की जो फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल। वैसे आप इसको हिस्ट्रो के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ोगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर भी चूंकि गाइड में लिखा हुआ है तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू जरूर दे देता हूँ। आप जानते हो अब ये ल्यूमन है जहाँ से फूड, यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आउटर सरफेस है। अब हम इनर साइड से आउटर साइड पे मूव करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज ये कि ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला, ये जो सेल्स लगे हुए हैं सारे के सारे ये वाले सेल्स, ये हैं हमारे पास बेसिकली, इसको हम कहते होते हैं सीरोजा, इसको सॉरी म्यूकोजा, इसको कहते हैं म्यूकोजा। और आपको पता है कि जो जीआईटी की म्यूकोजल लाइनिंग है वो बेसिकली कौन से सेल्स की बनी हुई होती है, 2000 सिंपल सिंपल कोलमनार। जो जीआईटी का म्यूकोजा है ये बेसिकली सिंपल कोलमनार एपिथेलियम का होता है। ठीक है। जो बाकी माउथ और एसोफेगस है वहां पर थोड़ा सा सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो है आपके पास सिंपल कोलमनार एपिथेलियम बेसिकली यहाँ पर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आगे जो है फिर ये आपके पास आ गया म्यूकोजा। म्यूकोजा के नीचे वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर जो है ये वाली, इसको हम सब म्यूकोजा कहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो कि आप हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे कि म्यूकोजा म्यूकोजा की ये जो नीचे ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये क्योंकि म्यूकोजा की तो ऊपर लाइनिंग होगी, इसको हम कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है। तो ये लेमिना प्रोप्रिया होता है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फिर आपके पास जो है वो सब म्यूकोजा आ जाता है। सब म्यूकोजा और लेमिना प्रोप्रिया इसके दरमियान में आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। इसकी भी डिटेल ज्यादा जो है वो कैप्लान की बुक में या आपको हिस्टो की बुक में ही मिलेगी। इसको हम क्या कहते होते हैं, मस्कुलैरिस म्यूकोजी कहते हैं इसको। ये वाली जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलैरिस म्यूकोजा। ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है जिसका मैंने आपको बताया है दिस इज कॉल्ड एज लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ये आपके पास फिर आ जाएगा सब म्यूकोजा डेफिनेटली। ठीक हो गया। अब सब म्यूकोजा के नीचे ये वाली जो है ये आप देख रहे हो ये वाली लेयर पूरी की पूरी जो गोश्त से भरी हुई है, इसको हम क्या कहते होते हैं, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली मस्कुलैरिस एक्सटर्ना है। मस्कुलैरिस एक्सटर्ना के फिर आगे दो पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो इनर है ये वाली लेयर, ये जो इनर लेयर है इस ये जो इनर लेयर इसको हम कहते होते हैं इनर सर्कुलर लेयर। और जो आउटर है ये वाली लेयर इसको हम कहते होते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। और सबसे बाहर वाली साइड पे फिर आपके पास क्या आ जाता है, सिरोजा। और फिर ये सिरोजा जो है बेसिकली जो पेरिटोनियम है आपके साथ उसके साथ ये कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है। बाकी इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो आप आगे जाके अपनी हिस्टोलॉजी में भी और एनाटॉमी में भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द हिस्टोलॉजिकल इमेज एच एंड ई स्टेन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल ऑफ द जीआईटी। इसके अंदर आप सारी स्ट्रक्चर्स को बड़े इजीली अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ना ये सारे के सारे ये न्यूक्लियर पड़े हुए हैं ये वाले एक लाइन के अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे आपके पास सेल्स पड़े हुए हैं। तीस आर बेसिकली म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि कोलमनार हैं, नजर भी आ रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास लैमिना प्रोप्रिया हो गया। और लैमिना प्रोप्रिया जो है ये इस तरह जा रहा है, ये फिर आपके पास मस्कुलरिस म्यूकोजी आ गई, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है। और उसके बाद नीचे जो है ये वाली स्ट्रक्चर है दिस इज बेसिकली ये जो लाइन जा रही है ये आपके पास सब म्यूकोजा है। ठीक है। उसके नीचे जो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, इसकी ये अंदर वाली इनर सर्कुलर लेयर है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है और बाहर की तरफ सिरोजा भी लगा हुआ है। स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मूथ मसल, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने पीछे बैक साइड पे जो हमने ये जो
सर्कुलर लेयर और स्मूथ मसल्स, ये जो हमने पढ़े हैं, बेसिकली ये जो मसल्स हैं इन दोनों के दरमियान में आपस में एक दूसरे में गैप जंक्शंस होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के दरमियान में क्या होता है? गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये गैप जंक्शंस का फायदा क्या होता है कि गैप जंक्शंस की वजह से ये पूरा का पूरा मसल एक्ट करता है एज अ सिंसिटियम। सिंसिटियम हमने पहले भी कहीं पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा? मायोकार्डियम में। वहां पर भी तो यही था ना, जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम के अंदर जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनके दरमियान में भी गैप जंक्शन होता है। उसकी वजह से फायदा क्या होता है कि एक जो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो एक एक्शन पोटेंशियल की वजह से पूरा का पूरा मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता था, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गैप जंक्शंस। वो गैप जंक्शंस की वजह से वो एक एक्शन पोटेंशियल फौरन फौरन जंप कर जाएगा बाकी सारे के सारे मसल्स के अंदर, ठीक है। तो एक ही एक्शन पोटेंशियल से पूरा का पूरा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके जीआईटी के मसल्स हैं वो बेसिकली स्मूथ मसल्स हैं, दरमियान में उनके गैप जंक्शंस हैं, जिसकी वजह से वो एज अ सिंसिटियम काम कर रहे होते हैं। एक ही मतलब यूनिटरी, जिसको हम कहते हैं, आगे क्लासिफिकेशन भी आएगी, तो इसको बेसिकली हम कहते होते हैं यूनिटरी मसल्स, कि जो एक ही उस पर काम कर रहे होते हैं। आ भी गया बल्कि कि ये देखें ना, स्मूथ मसल्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने उसको डिवाइड किया है, उसकी टाइप्स बनाई है। देखें, दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर वन क्राइटेरिया है जी रिस्पॉन्स। नंबर वन क्राइटेरिया रिस्पॉन्स, जिसमें यूनिटरी रिस्पॉन्स होता है और मल्टी यूनिट रिस्पॉन्स होता है। अब जो यूनिटरी रिस्पॉन्स है ये बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है टू द स्ट्रेच, जैसे कि आपके जीआईटी के मसल्स हैं, और ये हैं स्मूथ मसल्स, इनके दरमियान में गैप जंक्शंस है। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर भी कोई स्टिमुलस आ गया जीआईटी में जो स्ट्रेच, क्योंकि जीआईटी का जो स्टिमुलस है वो तीन स्टिमुलस है मेनली, हार्मोनल भी होता है, स्ट्रेच भी होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच हुआ या हार्मोनल कोई स्टिमुलस आया तो होगा क्या कि एक जगह पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गैप जंक्शंस वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो फिर स्प्रेड कर जाएगा पूरे के पूरी जो जीआईटी का जो म्यूकोजा है वहां पर, ठीक है। और ये काम बेसिकली हो रहा था स्टमक इंटेस्टाइन में। मल्टी यूनिट में ये होता है कि उसके अंदर एक स्ट्रेच की वजह से या एक स्टिमुलस की वजह से पूरा का पूरा जो मसल है वो अपनी कॉन्ट्रेक्शन नहीं दिखाता, ठीक है। बल्कि वो किसके मर होने में मिन्नत होता है, वो न्यूरल इनपुट के देख रहा होता है कि अगर ब्रेन की तरफ से कोई न्यूरल इनपुट आएगी देन वो उसी स्पेसिफिक पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उससे ज्यादा उसके कॉन्ट्रेक्शन को आगे लेकर भी नहीं जाएगा, ठीक है। और ये हमको हमें एसोफेगस और गाल ब्लैडर में देखने को मिलता है। देन एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब कॉन्ट्रैक्शन की बेस पे एक है फिजिक, हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, और दूसरे टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल की। इसको आप वक्ती तौर पे अभी इसको छोड़ दें, क्योंकि आगे हमने फिजिक कॉन्ट्रैक्शन और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन पे पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो फिर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सो नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स, दीज आर 5 स्पेसिफिक फंक्शंस। ट्रस्ट मी, दिस इज बेसिकली, ये जो स्लाइड है दिस इज द हार्ट ऑफ द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हार्ट ऑफ दिस चैप्टर है ये, ठीक है। क्योंकि ये जो स्लाइड है बेसिकली जो बनाई है मैंने, ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 5 चीजों के ऊपर आगे डिस्कशन होगी, सिवाय लास्ट के एक दो टॉपिक्स के। और ट्रस्ट मी कि आपका जब ब्लॉक का एग्जाम या मॉड्यूल का एग्जाम भी जब हम लेंगे तो उसके अंदर इसमें से क्वेश्चन लाजमी होगा, ये जो 5 चीजें हैं। सो बेसिकली जो 5 स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उसके अंदर जो पहला फंक्शन है दैट इज बेसिकली ऑफ सिंसिटियम, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। तीसरा क्या है जी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि आप सिंसिटियम के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो जीआईटी के स्मूथ मसल्स हैं वो सिंसिटियम के तौर पे इसलिए काम करते हैं क्योंकि गैप जंक्शंस होते हैं। और गैप जंक्शंस बेसिकली वो ब्रांचिंग, जैसे सलाद बड़े होते हैं ना, ब्रांचिंग लेटिस वर्क होता है, तो एक ही एक्शन पोटेंशियल पूरा का पूरा ट्रैवल कर जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है एक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्शन की बेस पर भी हम स्मूथ मसल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो स्मूथ मसल्स को जो हमने पढ़ा था ना अभी, रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन एक रिदमिकल है ना, तो बेसिकली ये जो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन है ना, यही है बेसिकली इसकी क्या, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक हो गया। तो ये रिदमिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ऑफ द जीआईटी। इसमें स्लो वेव्स हैं, स्पाइक पोटेंशियल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब एक दफा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर चेंजेस आ जाती हैं वोल्टेज इन द वोल्टेज ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लाजमी बात है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, वहां पर डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होगी। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, जब होगी जनाब डी और हाइपरपोलराइजेशन हो जाए देन क्या होता है, इसका इफेक्ट आता होता है बेसिकली कैल्शियम आयंस पे। अब ये जो कैल्शियम आयंस हैं बेसिकली, ये फिर आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये आगे जाकर उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना बेसिकली, वो किस तरह होती थी, अगर आप किसी को याद हो फर्स्ट ईयर में, स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होती है बेसिकली कैल्शियम कॉल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम से,
ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे, फिर उसके बाद आगे जो है ना वो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन है, तो टोनिक टोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? इट इज द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज बेसिकली टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा एक्सेस में हो तो ये चीज हो जाती है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो बेसिकली आगे जो चैप्टर है वो इन्हीं 5 चीजों के ऊपर है। अब जरा दोबारा इसको देख लेते हैं। सिंसिटियम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इट इज ड्यू टू द सिंसिटियम इज ड्यू टू द गैप जंक्शंस। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, अब आपने मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो 2 चीज़ों पे होती है। नंबर 1 जीआईटी की, नंबर 1 जीआईटी में स्लो वेव्स होती हैं, नंबर 2 जीआईटी के अंदर स्पाइक पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्लो वेव्स की जो एमसीक्यू पॉइंट हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पहले मैं आपको एक खाली डायग्राम पे समझा देता हूँ कि बेसिकली स्लो वेव्स करती क्या है। जी, लुक एट दिस डायग्राम। अब यहाँ पर आपको पता है कि 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, एक चीज होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा एक होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। और जो एक तीसरी चीज होती है वो क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल। तो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है और एक एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो ये आपने सारी चीजें फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं कि इसका मतलब है कि सेल रेस्ट में है, सोया होगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। फिर होता क्या है, एक होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, कि कई दफा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पोटेंशियल इंक्रीज होते 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 एकदम से वो थ्रेशोल्ड की लाइन को टच कर जाता है। जैसे ही वो टच करता है तो फौरन से एक एक्शन पोटेंशियल की वेव जनरेट हो जाती है। और वो वेव जनरेट इसलिए होती है क्योंकि स्पेसिफिक जैसे ही एक चीज थ्रेशोल्ड को पकड़ती है तो मुख्तलिफ किस्म के जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयंस का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। और एक चीज हमेशा याद रखें कि जितने भी चैनल्स हैं, ये पूरा का पूरा क्रक्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, कि जितने भी आपके पास चैनल्स हैं, आइदर वो कैल्शियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स हैं, पोटाशियम चैनल्स हैं, या सोडियम पोटाशियम एटीपीएज है, या व्हाटसोएवर जितने भी चैनल्स हैं, अगर आप उनको देखते हो ना इन चैनल्स को, तो इन चैनल्स में होता है क्या है कि इन सब का अपना अपना एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे एक ताला होता है, उस ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, ये नहीं है कि हर चाबी से खुल जाएगा। तो ऐसे ही ये जो कैल्शियम और सोडियम और पोटाशियम गेट्स हैं, तो इनकी भी अपनी अपनी एक चाबी है, और उनकी चाबी का क्या नाम है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। कि कोई इनमें से जनाब खुल रहा होगा फॉर एग्जाम्पल -40 पे, ठीक है, कोई खुल रहा होगा -55 पे, कोई खुल रहा होगा जी +30 पे। तो ये चीजें आपने स्टडी की हैं पहले फर्स्ट ईयर में। तो इनके अपने अपने थ्रेशोल्ड होते हैं। बहरहाल ये सारी की सारी स्टोरी सुनाने का मेरा मकसद ये था, पहले इसको रेज कर दें। ये सारी स्टोरी सुनाने का आपको मकसद बचा ये था कि बेसिकली स्लो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी स्लो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं जीआईटी के अंदर, ठीक है। अब ये जो स्लो वेव्स हैं, अगर आप इनको गौर करो तो ये आपके पास जो लाइन है ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, और ये जो लाइन है ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की लाइन है, ये वाली। अब ये जो स्लो वेव है ये जा रही है फिर नीचे जाती है, फिर नीचे आ रही है। यानी कि ये जाती है लेकिन थ्रेशोल्ड को टच नहीं करती, उससे पहले ही ड्रॉप कर जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्लो वेव को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो ये वो वेव्स हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के दरमियान में रन करती रहती हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि इसकी जो वोल्टेज होती है वो ऑलमोस्ट 5 to 15 के डिफरेंस के अंदर अंदर ही रन कर रही है, ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर आप देखो ना 40 है और नीचे ऑलमोस्ट ये 55 पे होता है, तो 15 का डिफरेंस बन जाता है। तो 5 to 15 के डिफरेंस के अंदर अंदर ये वोल्टेज, इसकी जो स्लो वेव है इसकी वोल्टेज रन कर रही होती है। अच्छा, और तीसरी चीज ये है कि ये स्लो वेव्स बेसिकली प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये स्लो वेव्स बेसिकली जो इसकी प्रोडक्शन होती है, ये होती है, ये नाम याद रख लें, दिस दीज वेव्स, स्लो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ, अब इसको गलती से काजल ना पढ़ना शुरू कर देना, वो जो अजय देवगन की बीवी है। सो दिस इज नॉट काजल, दीज आर कॉल्ड एज द सेल ऑफ कहाल, ठीक है, फ्रॉम द एच। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो सेल्स ऑफ कहाल होते हैं बेसिकली जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उनके दरमियान में सेल्स ऑफ कहाल होते हैं। तो ये बेसिकली सेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो कि वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्लो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इसकी थ्योरी पे आ जाए कि ये स्लो वेव्स प्रोड्यूस क्या होती क्यों होती हैं। अगर आपको याद हो कि इसी तरह की कुछ वेव्स पहले भी आपने कहीं देखी हैं जहां प्रोड्यूस हो रही थी, याद आया? अगर आपने सीवीएस, आपको याद हो तो सीवीएस के अंदर जो एसए नोड है, एसए नोड का जो एक्शन पोटेंशियल था ना, वहां पर आपने देखा था कि वहां पर भी इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू द फनी करंट, याद आया? तो वहां पर भी इस तरह का एक सीन आपने देखा था। चलें जी, यार ये तो रिवीजन थी। अच्छा, तो अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये वेव्स प्रोड्यूस क्यों हो रही हैं इस तरह। असल में यहाँ पर जो सेल्स ऑफ का हाल है, सेल्स ऑफ का हाल है, बेसिकली ये किस चैनल को इफेक्ट कर रहे होते हैं? यहाँ पर होते हैं सोडियम चैनल्स, ठीक है। अब होता क्या है आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सेल है,
तो सेल ऑफ का हाल इसको अगर स्टिमुलेट करेंगे, यहाँ पर सोडियम चैनल्स बने हुए हैं, तो होगा क्या कि जैसे ही ये इसको स्टिमुलेट करेंगे, ये चैनल ओपन होगा तो सोडियम जो है वो आउटसाइड से इनसाइड मूव कर जाएगा। सेल के अंदर जैसे ही सोडियम आएगा तो आप जानते हैं क्या होता है कि सेल्स इनसाइड द सेल पॉजिटिव इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही पॉजिटिव इंक्रीज होता है तो लाजमी बात है कि सेल जो है वो क्या हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज होने का क्या मतलब है कि इसकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही सेल्स के अंदर ये सोडियम आएगा तो डेफिनेटली ये वेव ऊपर की तरफ जाएगी, डीपोलराइजेशन की तरफ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि ये थ्रेशोल्ड को टच करे, फिर क्या होगा कि फौरन से वो जो सोडियम चैनल है, ये वाला सोडियम चैनल, ये फौरन से फिर क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज होगा तो लाजमी बात है कि फिर दोबारा से इसकी जो है वो डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स तो खत्म हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो होता, इसकी डेफिनेशन ही यही है बेसिकली स्लो वेव की, कि सोडियम चैनल जो है वो इन सोडियम जो है वो इन आउट होता रहता है। वाई? क्योंकि सोडियम चैनल्स कभी ओपन होते हैं, कभी क्लोज, कभी ओपन, कभी क्लोज, कभी ओपन, कभी क्लोज। ठीक है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ये कंट्रोल कर रहे होते हैं सेल ऑफ का हाल। अच्छा, तो फिर आप कहेंगे कि सर ये तो बस फिर यही सीन ही चलता रहेगा, ये तो कभी भी नहीं इसको पकड़ेगा। तो इसके लिए क्या कोई कंडीशन है कि ये फौरन से, क्योंकि थ्रेशोल्ड पे जाएगा तो कॉन्ट्रेक्शन होगी ना, जब थ्रेशोल्ड पे नहीं गया तो कॉन्ट्रेक्शन कहाँ से हो? तो फिर यहाँ पर ये चीज है बेटा कि जैसे बाकी चीजों को स्टिमुलस की जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी इसको स्टिमुलस की जरूरत होती है, वरना ये वाकई ऐसे ही घूमती रहेंगी। ठीक है। और यानी कि ये जो डिफरेंस रह गया ना, ये देख रहे हैं, ये यहाँ तक पहुंचे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा सा डिफरेंस बाकी है। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस कौन पूरी करता है? स्टिमुलेशन, स्टिमुलस इस गैप को फिल करता है। और स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं? नंबर वन, स्ट्रेच हो सकता है। आपने दो पिज्जे रगड़ लिए, लाजिम बात है जीआईटी स्ट्रेच करेगी। जैसे जीआईटी स्ट्रेच करेगी तो ये जो एक स्लो वेव चल रही थी उसका ये गैप पूरा हो जाएगा और फौरन से आप जाके टच कर जाओगे किसको? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को। ठीक हो गया। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन हो सकता है, वो भी इस गैप को फिल कर देगा। फिर से आप आ जाओगे एक्शन पोटेंशियल पे। अच्छा, इसके अलावा पैरासिम्पथेटिक्स हो सकती हैं। पैरासिम्पथेटिक भी बेसिकली जो है वो जो ये स्पाइक पोटेंशियल है या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आपकी वैल्यू को लेके जाता है। ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखें कि जीआईटी के अंदर आपको पता है कि सिंपैथेटिक जो है बेसिकली फाइट और फ्लाइट मोड है। ठीक है। लेकिन जीआईटी में सब उल्टा है। जीआईटी में सिंपैथेटिक जो है वो बेसिकली जीआईटी की मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है। सिंपैथेटिक है या नॉरएपिनेफ्रिन है, तो ये बेसिकली इसका जो फंक्शन है ये क्या है? इनहिबिटरी है। और जब हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं तो इसका जो फंक्शन है जीआईटी के लिए वो स्टिमुलेटरी है। ठीक है। एक दफा इसको दोबारा से मिटा देते हैं, फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि इसको मैंने ऐसे याद किया होगा, जो कि बहुत आसान है, कि जो बेसिकली पैरासिम्पथेटिक है ना, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन, इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे, बेफिक्र हो जाए। ये बेसिकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। जैसे आपका पॉज पी वाइवा हो गया है, ठीक है ना, अभी आप घर में बैठे हुए नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, ठीक है। सो ये जब डन हो गया तो ये जो है बेसिकली आप पैरासिम्पथेटिक मोड में है, कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में। और जब तक आप क्लासेस में आएंगे माशाल्लाह सबके 10-10 किलो वजन बढ़े हुए होंगे। फिर मैं सीधा करता हूँ आप लोगों को है। चलें जी। तो ये जो पैरासिम्पथेटिक है बेसिकली ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड होता है। ठीक है। और जो आपके पास सिंपथेटिक है ये वाला, हालांकि बॉडी तो कहती है जी सिंपथेटिक हो तो हर चीज बहुत तेज तेज हो जाती है, आप तो कहेंगे एक्सेप्ट जीआईटी, जीआईटी की एक्सेप्शन है यहाँ पे। समझ आ गई बात की? ओके। चलें अब थोड़ी सी थ्योरी को भी देख लेते हैं कि थ्योरी हमें क्या कहती है। ये देखें, ये सारी की सारी वही स्टोरी लिखी हुई है जो हम बात कर रहे थे कि नंबर वन, ये कोई ट्रू स्लो वेव्स जो हैं ये कोई ट्रू एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। स्लो स्पॉन्टेनियस चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, 5 to 15 के दरमियान में रन करती है। ये बेहतरीन एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। ये क्या है? वो कहता है कि देयर फ्रीक्वेंसी इज 3 पर मिनट इन द स्टमक बॉडी। जितने भी जीआईटी के पार्ट्स हैं उनके अंदर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। समझ रहे हैं बात को? जैसे यहाँ पर स्टमक के अंदर 3 वेव्स, स्लो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं पर मिनट, डुओडेनम में 12 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं पर मिनट, और टर्मिनल आइलियम के अंदर 8 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं पर मिनट। अच्छा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं करते, हमने बात कर ली। लेकिन स्पाइक वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब सुप्रीम पोज हो जाती है कौन? स्लो वेव विद सम स्टिमुलस, तब जाके स्पाइक्स प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे स्पाइक प्रोड्यूस होती हैं तो स्पाइक का मतलब क्या है? एक्शन पोटेंशियल। ये वही बात है कि ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ का हाल है, और ये पेस मेकर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जो पैरासिम्पथेटिक है ये इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज, वाई? बिकॉज पैरासिम्पथेटिक इज रेस्ट प्लस डाइजेस्ट, लाइक यू। ठीक है। और सिंपैथेटिक जो है इसका इनहिबिटरी होता है। अब आ जाएंगे स्पाइक पोटेंशियल पे। हमने सारी डिस्कशन कर ली, एक दफा दोबारा इस खाली डायग्राम पे आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ तक तो फुल समझ में आ गया
कि ये किस तरह से थ्रेशोल्ड को ये टच हो गया था, कि एक तरफ ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ का हाल थे वो तमाशा दिखा रहे थे, फिर एक स्टिमुलेशन मिल गई और फौरन से थ्रेशोल्ड टच हो गया। अब यहाँ से आगे स्टोरी क्या है कि बेसिकली जैसे ही जो आपके पास ऊपर की तरफ आए हुए हैं ना ये वाली चीजें, इनको हम कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। और दूसरा एक चीज जहन में रखें, जो आपके पास ये स्लो वेव्स थी ये कोई एक्चुअल पोटेंशियल नहीं था, लेकिन स्पाइक पोटेंशियल जो है ये बेसिकली एक्चुअल पोटेंशियल होता है, एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल होता है ये। ठीक है, जब ये प्रोड्यूस होंगी तो आपके पास वाकई ही एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसी क्या चेंज होगी कि फौरन से वेव इतनी ऊपर चढ़ गई, कौन से चैनल्स ओपन हो जाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे ये वेव आगे टच करती है तो यहाँ पर चैनल्स होते हैं कैल्शियम सोडियम चैनल्स, ये ओपन हो जाते हैं। देख रहे हैं, यहां पर थे सिर्फ सोडियम चैनल्स, कोई कैल्शियम का जिक्र नहीं हुआ था। यहां पर कैल्शियम प्लस सोडियम चैनल्स है। जब ये ओपन होते हैं तो लाजमी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये ट्रू एक्शन पोटेंशियल है स्पाइक वाला, तो भाई फिर क्या होगा कि यहाँ से जो कैल्शियम है ये फौरन से मूव करना शुरू हो जाएगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। तो यहाँ पर कैल्शियम और सोडियम सेल्स के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगे, और ये जितना ज्यादा सेल्स के अंदर अकोमुलेट होंगे सेल उतना मजीद डीपोलराइज होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये फायदा इसका हो गया नंबर वन, कि डीपोलराइजेशन होती जा रही है सेल की। ठीक है। लेकिन दूसरी भी एक चीज है जिसको आप गौर नहीं कर रहे, कि उसी सेल के अंदर कैल्शियम के आने से और सोडियम के साथ आने से डीपोलराइजेशन तो बड़ी स्ट्रांग हो गई, प्लस प्लस प्लस। लेकिन चूंकि सेल के अंदर कैल्शियम आ गया है, और ये सेल भी कोई आम सेल नहीं है, कौन सा है? मसल सेल है। तो मसल सेल में कैल्शियम आने का मतलब क्या है? कि कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि ना सिर्फ डीपोलराइजेशन अच्छी हो जाएगी बल्कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी सेल जो है वो रेडी हो जाएगा। और जो मैंने आपको हार्ट ऑफ दिस चैप्टर दिखाया था उसके अंदर आप जाके देखें, मैंने आपको बताया था कि डीपोलराइजेशन के बाद अगला स्टेप है ही कौन सा? कॉन्ट्रैक्शन का। चलें जी, मूव करते हैं अब। अच्छा, यहाँ पर ये वही बात है हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटेबल स्टेट। लाजमी बात है भाई, डीपोलराइजेशन का मतलब यही है कि एक्साइटेबल हो जाना। और जो लेस एक्साइटेबल होता है, या इसको आप इनहिबिटरी भी कह सकते हो ना, इनहिबिटरी, तो वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है उसमें। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है, ऐसी है। तो जब ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है तो इसका मतलब ये है कि ये जीआईटी की एक्टिविटी को क्या करेगा? इनहांस करेगा, बढ़ाएगा। तो इसका मतलब है कि ये डीपोलराइजेशन करेगा। जितनी डीपोलराइजेशन होगी एक्साइटेबिलिटी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी जीआईटी पिज्जा बर्गर शवारमा हर चीज को हजम कर लेगी। ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये हाइपरपोलराइजेशन करवाता है। जब हाइपरपोलराइजेशन होगी तो पूरी की पूरी जीआईटी लेस एक्साइटेबल होगी, मोटिलिटी भी कम हो जाएगी, जीआईटी की सिक्रीशंस भी कम हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? सो इस अगर आप डायग्राम को देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको मैं एक बार रेज करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इधर आप एक चीज को गौर कर कि जो नॉर एपिनेफ्रिन है और सिंपथेटिक्स है ये बेसिकली इस स्लो वेव वाली कर्व को किधर इतना नीचे लेके आ गए हैं, ये देख रहे हैं। अगर मैं इसका लेवल बनाऊं तो इसका लेवल तकरीबन 70 के करीब आ गया। क्यों? क्योंकि ये हाइपरपोलराइजेशन हो गई है, नेगेटिव की तरफ बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक हो गया। लेकिन जब आप बात करते हो स्टिमुलेशन की, तो स्टिमुलेशन में देख रहे हैं कि पहले ये बिल्कुल नीचे नीचे स्लो वेव्स जा रही थी, जैसे ही ये कोई चीज आई है तो इसने ऊपर वाला गैप फुल किया और फौरन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया था इसने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही चीज हमने एक्सप्लेन की है यहाँ पर। अच्छा, तो कैल्शियम आयंस आएंगे, वो तो फिर आपको पता ही है कि भाई जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी, तो डीपोलराइजेशन मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपको कि कैल्शियम जो है वो इनसाइड द सेल आएगा। जैसे ही कैल्शियम इनसाइड द सेल आएगा तो वही जो आपके पास मसल सेल है उसके अंदर कॉलमोड्यूलिन प्रोटीन पड़ी हुई है। कॉलमोड्यूलिन प्रोटीन इज इक्वल टू द एक्टिन मायोसिन। ऐसे ही है ना, जैसे एक्टिन मायोसिन स्केलेटल मसल में, कॉलमोड्यूलिन प्रोटीन जो है वो स्मूथ मसल्स के अंदर होती है। तो कैल्शियम आया, कॉलमोड्यूलिन भी है, ये दोनों के दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी। और जीआईटी के अंदर इस कॉन्ट्रैक्शन का एक नाम है। जीआईटी में इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। ठीक है। इसको भी हम बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि पेरिस्टालसिस क्या है, कैसे होती है। अच्छा, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कैसे होती है? इसको हम कहते हैं द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी क्या रीजन हो सकती है कि भाई जीआईटी मुकम्मल टॉनिक के लिए जीआईटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हुई हुई हो? उसकी रीजन नंबर वन तो ये हो सकती है, यहीं से हम देख लेते हैं। इधर आ जाए, क्या क्या रीजन हो सकती है टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन की? इधर से मुझे बताएं। पहली रीजन ये हो सकती है नंबर वन कि भाई ये जो स्पाइक पोटेंशियल है ये बहुत ज्यादा हो गए।
क्योंकि लाजमी बात है कि जितने ज्यादा ये स्पाइक पोटेंशियल होंगे उतना ही ज्यादा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नंबर वन, कि स्पाइक्स को आप बढ़ा दें, ठीक है। नंबर टू, आप क्या कर सकते हैं कि आप एसिटाइल कोलिन या स्ट्रेच को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो लाजमी बात है कि एसिटाइल कोलिन को अगर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो लाजमी बात है, क्योंकि ये एक्साइटेटरी है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्शन रहेंगी। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं कि वो कैल्शियम आया था, याद करें, अगर आपने सेल के अंदर कैल्शियम की कोई कुछ दिया कि कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया, तो वो भी टोनिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तीन चार फैक्टर्स के कॉन्टिन्यूस स्पाइक्स हैं, हार्मोन्स हैं, और जो है वो कैल्शियम की एंट्री है इनसाइड द सेल। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है जी, तो वो हमने उसके 5 फीचर्स पढ़ लिए। और ये अब इसका इस चैप्टर का जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर है जनाब कि कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फंक्शंस के, इसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम फंक्शंस। तो कंट्रोल नंबर वन है इसका न्यूरल कंट्रोल, और नंबर टू पे है इसका हार्मोनल कंट्रोल। तो जो न्यूरल कंट्रोल है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। और हार्मोनल कंट्रोल वो हम आगे पढ़ेंगे कि जब आप स्टमक है, स्टमक काफी सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि पैंक्रियाज भी है, लीवर भी है, डुओडेनम भी है, तो खैर बहुत सारे हार्मोन्स नीचे प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें हमने ये देखना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम, और नंबर वन ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, और दूसरे नंबर पर ये वाला सिस्टम है जिसको हम इंडायरेक्ट नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये दो चीजें जो है वो इस चैप्टर में शामिल है, ठीक हो गया। तो अब आप देख लें इसको, इसको आप एनाटॉमी में भी गौर से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये पूरा का पूरा जीआईटी का हमारे पास ट्रैक पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि एक चीज होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर वन, इसके अंदर आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नंबर टू इसके अंदर आ जाता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। फिर जीआईटी में अब पूरी की पूरी बॉडी में यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यही वाला। लेकिन जहां तक बात आती है ना जीआईटी की, तो जीआईटी में काम थोड़ा सा डिफरेंट है। जीआईटी में एक दूसरा नर्वस सिस्टम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। अब ये जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, इसको बल्कि एक बड़ा इसका फनी नेम है, इसको हम कहते हैं लिटिल ब्रेन, या ब्रेन ऑफ जीआईटी भी इसको कहते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता आपके ऊपर वाले ब्रेन से, ठीक है। ये जीआईटी को खुद, यानी कि अगर किसी बंदे में ऐसा मसला हो जाए कि ऊपर की तरफ से ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स उसकी कट भी जाए, तो जीआईटी एक ऐसी चीज है जो फिर भी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जीआईटी का अपना एक इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम है, उसका अपना एक लिटिल ब्रेन है, ठीक है। तो इसको हम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसको मैं आपको दिखाता हूँ अभी तो कुछ ही देर में। तो अभी हम सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, कि उसमें हम देखेंगे कि भाई इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई कहाँ से आ रही है, ठीक है, किस किस हिस्से को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आ रही है। तो जब हम इसको समझ लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे इंटरैक्ट नर्वस सिस्टम पे। और ये ट्रस्ट मी, ये दोनों के दोनों द हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग योर प्रॉफ, योर ब्लॉग, योर ईच एग्जाम। जी, तो इसको आप देखें कि यहाँ पर जो जीआईटी की जो नर्व सप्लाई है ना, उसको हम यहाँ से काउंट करते हैं कि T5 से लेकर और L2 तक जो है, ये हम कंसीडर करते हैं, यानी कि T5 to L2 जो है, ये बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई है जो जीआईटी को आ रही है। तो ये जो इसके डर्माटोम है या इसका जो स्पाइनल लेवल है, ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में आता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि T5, T6, T7, T8 और T9, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं, ये मैं इसको येलो से ही बना रहा हूँ कि यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं ये सारी सिंपैथेटिक आ रही हैं। अब ये जो नर्व्स हैं यहाँ से निकली, क्योंकि आपको पता है कि लेटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स निकलती होती हैं, और इसके बिल्कुल साथ एक सिंपैथेटिक चेन पड़ी हुई है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ये वाली, ठीक है। इसको हम पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया भी कहते होते हैं। तो ये एक सिंपैथेटिक चेन है कि यहाँ से नर्व निकली, ये इसको बिल्कुल सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर से इसको पास करती हुई आई है आगे। आते 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 ये नर्व एक ही, अभी इसने कोई साइनैप्स नहीं किया, ठीक है। ये आगे आई, ये एओर्टा जा रही है। एओर्टा में जहां से ये सिलियक आर्टरी निकल रही है ना, ये वाली, बिल्कुल सिलियक आर्टरी के साथ यहाँ पर ये एक गैंग्लिया बनाती है जिसको हम कहते हैं सिलियक गैंग्लिया, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर आकर अपना पहला रिले बनाती है, ये देखें ये बन गया इसका रिले। अच्छा, अब आप ऊपर से देखें, ऊपर से ये जो नर्व है ये आ रही है आपके पास वेगस नर्व, जो कि ब्रेन से आ रही है डायरेक्ट। और आपको पता है ये सिंपैथेटिक नर्व आ रही है, तो वेगस नर्व तो वैसे ही मशहूर है कि इट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व आ रही है, और आते आते यही जो सिलियक गैंग्लिया है यहाँ पर आकर ये भी खत्म हो रही है। और सिलियक गैंग्लियन जो है बेसिकली यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दोनों आती हैं, और यहाँ पे रिले करके, और अपने जो है वो क्योंकि यहाँ पर गैंग्लिया बन गया ना, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आके ये अपने निकालती हैं। अब ये एक जा रही है वेगस नर्व, और ये जो नीचे जा रही है ये उसकी दूसरी जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व है, यानी कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व। अब ये आएंगे आएंगे और यहाँ पर आकर जो फोर गट है, फोर गट को सप्लाई कर देते हैं।
ठीक हो गया, यानी कि स्टमक को सप्लाई कर देंगे, और स्टमक को सप्लाई करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, डुओडेनम का भी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम है वहां तक आके सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां तक फोरगट होती है। चलें जी, अब आगे आते हैं। इजी हो गया ना। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब नीचे आए कि नीचे आपके पास जो है वो T10 है और T11 है। ठीक है, अब T10 और T11 को देखें यहाँ तक, कि यहाँ तक भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं, ये दो। अब ये जो निकल रही हैं, दीज आर, ये ऊपर वाली जो है, ये ग्रेटर स्प्लांकनिक नर्व्स थी, ये लेसर स्प्लांकनिक नर्व्स हैं। ठीक है, अब ये लेसर स्प्लांकनिक नर्व्स जो है, ये बेसिकली इसी एओर्टा के अंदर से, जहाँ से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल रही होती है ना, वहां पर ये एक गैंग्लिया बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, जैसे ऊपर सिलियक गैंग्लियन बना था। ठीक हो गया। तो ये भी जो इसकी सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो बिल्कुल सिंपैथेटिक ट्रंक को पायर्स करती हैं, पायर्स करती हुई आती हैं यहाँ पर सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया में आके रिले कर लेती हैं। ऊपर से पैरासिम्पैथेटिक नर्व वही वेगस ही आ रही है, वो तो और कोई है नहीं, तो वो भी यहाँ पे आके रिले करती है। फिर यहाँ से इनके पोस्ट जो गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो निकलते हैं। एक इसमें से निकलता होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, और दूसरे निकलते होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। वो फिर यहाँ से जो अगला हाफ है ऑफ द डुओडेनम, वहां से लेकर और जितनी भी आपके पास ये मिड गट पड़ी हुई है, ठीक है, इसको सप्लाई कर रहे होते हैं। ये मिड गट चलते चलते यहाँ तक आ जाती है, यानी कि हाफ ऑफ द जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हाफ ऑफ द जो सॉरी ट्रांसवर्स कोलोन है, वहां तक आके ये सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, कि इसके जो सिंपैथेटिक है वो आ रही होती है लेसर सप्लांकनिक नर्व से, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो वेगस से आ रही होती है। ठीक हो गया। और जो लास्ट वाला पोर्शन है, कि नेक्स्ट हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग सिग्माइड, और नीचे जो रेक्टम है और एनस, ये वाला आगे वाला जितना भी पोर्शन है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, ये किससे सप्लाई किया जाता है, कि इसमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये इस T12, कलर चेंज कर लेते हैं दोबारा हम, रेड ले लेते हैं। अच्छा, अब T12, T L1 और L2, ये बेसिकली तीनों के तीनों जाते हैं यहाँ से जो निकली हुई हैं, ये जा रही हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, डेफिनेटली सिंपैथेटिक है ना, क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक ट्रंक से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये आएंगे इधर, यहाँ पर आपके पास इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन पड़ा हुआ है। अब इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन जो है बेसिकली यहाँ से ये इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलेंगे, और वो आकर यहाँ पर इस हिस्से को सप्लाई कर देंगे, ये जो आपके पास हाइंड कट पड़ी हुई है लास्ट पार्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो सिंपैथेटिक आ रही है, पैरासिम्पैथेटिक कहाँ गई? असल में पैरासिम्पैथेटिक जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व सिर्फ, वेगस नर्व मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वेगस नर्व जो है वो सिर्फ फोरगट प्लस मिडगट को सप्लाई करती है, पैरासिम्पैथेटिक बस। जो हाइंड गट है उसको सप्लाई नहीं करती। फिर उसकी पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आती है? उसकी पैरासिम्पैथेटिक ये आ रही है, S2, S3 एंड S4। जब आप डेफिकेशन रिफ्लेक्स पढ़ोगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो। तो जो इसकी पैरासिम्पैथेटिक है बेसिकली हाइंड गट की, वो सैक्रल प्लेक्सिस से आती है। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल प्लेक्सिस। यहाँ से इसके पैरासिम्पैथेटिक आते हैं और आके जनाब सप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि ये आपको सारी की सारी जो है, ये बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाना था, मैं इसको क्लीन भी कर देता हूँ, ताकि ये है कि आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास सेव रख सकें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास सेव रख लें, ताकि ये है कि ये डायग्राम आपको भूले ना। चलें जी, तो ये वो सारी की सारी स्टोरी है जो हमने उस डायग्राम के अंदर देखी है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया था हमारा, क्या उसे कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम आ जाते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम पे। इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है, ये बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, इट इज द लिटिल ब्रेन ऑफ द जीआईटी। ठीक है, जीआईटी का अपना एक लिटिल सब छोटा सा ब्रेन है ये। अब इसमें दो तरह के आते हैं, नंबर वन आता है मायोन्टेरिक प्लेक्सिस, और दूसरा आता है सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। नाम से जाहिर है कि सब म्यूकोजल प्लेक्सिस जो है वो सब म्यूकोजा में होगा। आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये म्यूकोजा होता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये सब म्यूकोजा होता है। दरमियान के अंदर ये जो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के दरमियान में ये जो है, इसको क्या कहते होते हैं? मस्कुलरिस म्यूकोजी। ठीक हो गया। तो ये है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर जो प्लेक्सिस है इसको हम सब म्यूकोजल प्लेक्सिस कहते हैं। और जो ऑर्बिक जो मायोन्टेरिक प्लेक्सिस है, ये बेसिकली जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है उसके अंदर प्रेजेंट होता है मायोन्टेरिक प्लेक्सिस। ठीक है, इसका दूसरा नाम मायोन्टेरिक प्लेक्सिस का ऑर्बिक प्लेक्सिस भी है। और जो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस है इसका दूसरा नाम माइजनर प्लेक्सिस भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं। सो ये जो नर्व्स हैं, ऑर्बिक प्लेक्सिस है या मीजनर प्लेक्सिस है, ये बेसिकली जीआईटी का अपना इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम है, इसका ब्रेन से कोई तल्लक नहीं। अच्छा, इसको इस वजह से इसको हम कहते हैं जीआई इंट्राम्यूरल गैंग्लिया। ठीक है, दीज आर बेसिकली जीआई इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का मतलब यही होता है कि जीआई के अंदर वाले। आप आरएमयू में पढ़ते हो, आरएमयू की एक अपनी फुटबॉल की टीम है, तो ये एक इंट्रा टीम है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप आरएमयू की फुटबॉल की टीम को आप जो है वो मैच करवा देते हो किसी शेख जायद मेडिकल कॉलेज की टीम से, तो वो एक्स्ट्रा म्यूरल होगी, जो दूसरी टीम है। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल अंदर वाले को कहते हैं। सो पोस्ट गैंग इसका दूसरा जो नाम है, ये एक इसका नाम है, और इसका जो दूसरा नाम है इसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरा
न्यूरल सेल बॉडीज भी कहते हैं। लाजमी बात है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक है ना ये, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरान्यूरल सेल बॉडीज भी कहते हैं। और तीसरा नाम इसको इंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तीनों नाम का मतलब एक ही है, ठीक है, तीनों के तीनों आर द सेम थिंग, ठीक है। जैसे सलमान खान जो है उसको सल्लू भाई भी कहते हैं, ऐसे ही है। और उसको क्या कहते हैं, और भाईजान भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो सल्लू भाई सलमान खान जो भी है, बंदा एक ही है। सो थैंक्स टू द एनाटॉमिस्ट कि जिन्होंने मेहरबानी की हम पे। खैर, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है जो मैंने आपसे डिस्कस की है कि माइंटेरिक प्लेक्सिस या ऑर्बिक प्लेक्सिस आ गया और सब म्यूकोजल या मीजनल प्लेक्सिस आ गया, ठीक है। तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हजारों दफा ये एमसीक्यू पूछी गई है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आपका एससीक्यू आता होता है, पक्का ठक्का एससीक्यू, ठीक है। कि फंक्शनल डिफरेंसेस लिखे हैं बिटवीन द माइंटेरिक एंड द सबम्यूकोजल प्लेक्सिस। तो अगर आप माइंटेरिक प्लेक्सिस यानी कि जिसको हम ऑर्बिक प्लेक्सिस भी कहते हैं, उसको आप देखें तो ये क्या, इसका क्या काम है कि जब भी ये एक्टिवेट होता है, ये इंक्रीज द टोनिक कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि टोनिक कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द रिदमिकल कॉन्ट्रेक्शन, जो रिदमिकल कॉन्ट्रेक्शन हो रही है उसकी इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करता है, रेट को भी इंक्रीज करता है, और वेलोसिटी यानी कि मोटिलिटी। यानी कि अगर आप मोटी मोटी बात करो, माइंटेरिक मसल के अंदर है, और मसल क्या करते हैं, यही कुछ तो करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज, टोन इंक्रीज, रेट इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। और दूसरी तरफ जो सब म्यूकोजल प्लेक्सिस है, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस का जो मेजर काम है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को, एब्जॉर्प्शन को, और लोकल कॉन्ट्रैक्शन करता है। यानी कि इसका ताल्लुक बेसिकली सिक्रीशन के साथ है, और इसका ताल्लुक बेसिकली किसके साथ है, मोटिलिटी के साथ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है जी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएटेड इन द इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज के अंदर कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स इवोक यानी कि ये एक्साइटेटरी कौन से हैं और इनहिबिटरी कौन से हैं, इनके जस्ट नाम आने चाहिए। इससे ज्यादा इनकी जो है ना वो डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये इन दोनों का, अच्छा आप देखें, आपने दो नर्वस सिस्टम पढ़े। एक आपने पढ़ा ये वाला नर्वस सिस्टम, ये कौन सा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक था। और दूसरी तरफ आपने ये वाला सिस्टम पढ़ा जिसमें माइंटेरिक मेजनर प्लेक्सिस है और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस है, माइंटेरिक प्लेक्सिस है और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस है। तो ये जो था ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम था। अब ये बात वाकई सच है कि इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली ये जीआईटी का अपना एक छोटा सा ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन इन दोनों का आपस में लिंक जरूर है, ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से लिंक जरूर कर रहे होते हैं। वो कैसे होता है, जैसे हर चीज के अपने अपने सेंसरी रिसेप्टर्स और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जीआईटी के भी अपने सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स किस चीज को सेंस करेंगे, कोई जीआईटी में इरिटेशन हो गई, डिस्टेंशन हो गई, या कोई केमिकल सब्सटेंस आ गया, तो इसको फौरन से सेंस कर लेंगे। सेंस करेंगे तो लाजमी बात है स्टिमुलस आ गया, एक्टिवेट हो गए। जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे, तो एक्टिवेट होते ही ये जो इसके यानी कि जिसको हम एफरेंट सिग्नल्स कहते हैं, कि सिग्नल्स अब जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कि कुछ ना कुछ आ गया यहाँ पर, तो वो सिग्नल्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, नंबर वन, वो सबम्यूकोजल प्लेक्सिस के पास भी जा रहे हैं, और वो इधर भी जा रहे हैं माइंटेरिक प्लेक्सिस में भी। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें कि यह है जीआईटी का सेंसरी सिस्टम, और ये एक और काम भी कर रहा है कि वो अपनी पींगे यहाँ पर भी अड़ा रहा है, कि यहाँ पर भी दे रहे हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी अपने सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। कि उनको भी पता चले कि भाई कुछ ना कुछ जीआईटी में आ गया है, उसके मुताबिक अब ये अपनी जगह पे काम करेंगे और ये अपनी जगह पे काम करेंगे। हमने पढ़ा तो है कि ऑटोनॉमस, ये वाला कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई कैसे आ रही है, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, और जीआईटी के अंदर भी, हालांकि ये अपनी नर्व्स आ रही है नंबर वन वाली, ये अपनी अपनी इनका नर्व्स है नंबर टू वाली, लेकिन मजे की बात ये है कि ये नर्व्स भी आपस में मिली हुई है। देख रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मायोटेरिक से मिला हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सब म्यूकोजल प्लेक्सिस से भी मिला हुआ है, और सिंपैथेटिक इससे भी मिला हुआ है, सिंपैथेटिक इससे भी मिला हुआ है, ठीक हो गया। तो ये जो स्टिमुलस है बेसिकली, यानी कि कहने का मकसद ये है कि ये जो स्टिमुलस है बेसिकली, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के पास भी जाएगी जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास भी आएगी, जो कि आपके पास सप्लांकनिक नर्व्स आ जाती हैं, ग्रेटर सप्लांकनिक, लेसर सप्लांकनिक, और नीचे वाली भी जो इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया की है। और इसी तरीके से ये स्टिमुलस जो है ये सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और इसको भी जाता है, और ये सारी की सारी नर्व्स आपस में भी लिंक होती हैं, ठीक है। आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल था आपके लिए, लेकिन आई होप कि आपने इसको समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये है वो पूरा का पूरा माइंड मैप इस चैप्टर का जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसके अंदर हमने बड़े सीधा सीधा टॉपिक सामने कर लिए हैं। अब हमने जनरल प्रिंसिपल्स, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा ये जो पोर्शन है, ये आप हेडिंग्स देख लें एक बार, ये हमने सारी की सारी कवर कर ली है, ठीक है। पीछे इस चैप्टर में सिर्फ ये वाला हिस्सा हमारे पास रह गया, ये वाला, तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। वो यहाँ तक हमने जो है इसको प्रिपेयर कर लिया है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, तो काइंडली सब्सक्राइब करो इसको, और और वीडियोस को देखने के लिए आप इसको लाइक भी करें, और कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन लाजमी मुझसे पूछें। थैंक यू।